नमस्कार। मैं आज सभी फार्मर भाइयों का रेनवर्ल्ड की तरफ से स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे वाटर सैनिटेशन पोल्ट्री में कैसे किया जाता है, उसके उसके ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो उसमें वाटर सैनिटेशन के एस्पेक्ट्स अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें वाटर का इम्पोर्टेंस बहुत बड़ा होता है पोल्ट्री में। वो इसलिए कि पोल्ट्री में वाटर का क्वांटिटी जो है, वाटर 70% बॉडी का कंपोजिशन में वाटर होता है। तो इसका पोल्ट्री का रोल हर एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में पानी का रोल होता है पोल्ट्री के मेटाबॉलिज्म में। तो उसमें फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन मतलब बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, उसको रेगुलराइज करना, उसको थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। दूसरा होता है डाइजेशन, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, उसके बाद न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके बाद एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है, और उसके बाद एंजाइमेटिक एंड इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर बायोकेमिकल रिएक्शंस में इसका रोल होता है। तो ये सब बायोलॉजिकल फंक्शंस में पानी का बहुत बहुत बड़ा रोल होता है। तो पोल्ट्री जो है वो एटलीस्ट डबल क्वांटिटी फीड से पानी पीता है रोज। मतलब उसके टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड होता है पानी का कंजम्पशन। कभी कभी 2.5 टाइम्स भी फीड से ज़्यादा पानी पोल्ट्री कंज्यूम करता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बॉडी के अंदर जाने वाली मात्रा पानी की होती है, ना कि फीड की। तो इसलिए पानी का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है पोल्ट्री के हेल्थ मेंटेनेंस में। तो वाटर सैनिटेशन क्यों करना चाहिए? तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे, पुअर क्वालिटी का अगर पानी होगा तो उसका इफेक्ट बर्ड की फिजियोलॉजी पे होता है। वो कैसे कि जैसे हेल्थ के ऊपर होता है। कोई बैक्टीरिया वगैरह अगर पानी के थ्रू बॉडी में के अंदर चला गया तो उसके वजह से भी हेल्थ पे इश्यूज आ सकते हैं। प्रोडक्शन एक ड्रॉप हो सकता है, एक प्रोडक्शन में इफेक्ट आ सकता है, बॉडी वेट में के ऊपर इफेक्ट आ सकता है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन के ऊपर उसका इफेक्ट होता है। तो जो पैथोजेंस होते हैं पोल्ट्री में, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो उसका फास्टेस्ट वे ऑफ पैथोजन कैन स्प्रेड डिसीज इन अ फार्म एंड अफेक्ट द मेजॉरिटी ऑफ योर फ्लॉक इज थ्रू ड्रिंकिंग वाटर। तो ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू ये जो बैक्टीरिया वगैरह आते हैं उसके वजह से बॉडी में इन्फेक्शन जल्दी फैलता है। तो उसका हेल्थ मेंटेन करने के लिए एडिक्वेट क्वालिटी और क्वांटिटी पानी का बॉडी के अंदर जाना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो पानी जो है इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, बट इट इज़ मेन सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन ऑल्सो। वो इसलिए कि जैसे मैंने अभी बताया कि पोल्ट्री में पानी का मात्रा सबसे ज़्यादा कंज्यूम होता है फीड से ज़्यादा। तो अपने टारगेट्स क्या क्या है? एक तो अपना टारगेट है बैक्टीरिया है, बैक्टीरियोस्पोर, फंगस, वायरसेस, algae, प्रोटोजोआ, प्रियॉन्स, बायोफिल्म्स, ये सब कुछ पानी के थ्रू भी बॉडी के अंदर जाने की पूरी संभावना होती है। तो इसमें पानी सैनिटेशन का जब हम लोग प्लान करते हैं तो उसमें चैलेंजेस कौन कौन से आ सकते हैं वाटर सैनिटेशन में? तो एक पहला इंपॉर्टेंट चैलेंज है माइक्रोबियल चैलेंज, और दूसरा है केमिकल चैलेंज। तो माइक्रोबियल चैलेंज के बारे में जानते हैं। माइक्रोबियल चैलेंज में बायोफिल्म होता है पाइपलाइन में, और पानी के अंदर बायोफिल्म होता है। उसमें बायोफिल्म के अंदर कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, स्यूडोमोनास और कुछ ऊसिस वगैरह भी होने की संभावना होती है। ये बायोफिल्म का मतलब क्या है? बायोफिल्म मतलब क्या है? एक बैक्टीरिया एक जगह पे अगर पाइपलाइन के अंदर अगर बैठ गया तो उसके ऊपर वो प्रोटेक्टिव कवरिंग पॉलीसैकेराइड लेयर तैयार करता है, उसको बायोफिल्म बोलते हैं, और उसके नीचे बैक्टीरिया पीसफुली मल्टीप्लाई होते रहता है। और दूसरा केमिकल चैलेंजेस में क्या होता है? पीएच, पानी का जैसे जैसे पीएच बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे वाटर सैनिटेशन का एफिकेसी भी कम होता है और पैथोजन का लोड भी बढ़ने की संभावना होती है। और दूसरा केमिकल प्रॉब्लम्स में हार्डनेस एक होता है, टीडीएस काउंट, टोटल डिजॉल्व सॉल्ट्स वगैरह जो है हार्डनेस, उसकी वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ों की वजह से, बायोफिल्म और हार्डनेस की वजह से वाटर सिस्टम ब्लॉक हो सकता है। पाइपलाइन, ड्रिंकर्स, निपल्स ये ब्लॉक हो सकते हैं। तो इसको क्लीन करना और पाइपलाइन सिस्टम को, वाटर सिस्टम को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी होता है। उसकी वजह से आपका वाटर सैनिटाइज़र जो आप यूज़ कर रहे हो उसका एफिकेसी भी मेंटेन होता है। तो जब बायोफिल्म का इश्यू होगा, माइक्रोबियल चैलेंजेस हो गए, तो आपको BVClO2 टैबलेट आपको यूज़ करना है। वो बायोफिल्म को अच्छी तरह से रिमूव करेगा और उसकी वजह से पाइपलाइन साफ रहेगा, और आपका वाटर सैनिटाइज़र आप जो BVClO2 यूज़ कर रहे हो वो एक टैबलेट 2000 लीटर के लिए 100% परफेक्टली काम करेगा। और जैसे कि अगर पीएच और हार्डनेस का इश्यू आता है
तो आप एक्वामैक्स यूज़ कर सकते हो। उससे स्केल भी रिमूव होगा और इवन बायोफिल्म भी रिमूव होने में आपको मदद मिलेगी। और स्केल रिमूव होने की वजह से पाइपलाइन का जो एरिया है वो पूरी तरह से यूटिलाइज होगा और उसके ऊपर बायोफिल्म जमा नहीं होगी और ब्लॉकेज भी पाइपलाइन का जगह जगह पे नहीं होगा। दूसरा है वाटर सप्लाई सिस्टम में पाइपलाइन निपल फ्लशिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और रेगुलर वाटर सैनिटेशन। तो ये दो चीज़ों में पाइपलाइन फ्लशिंग और निपल फ्लशिंग जो है वो हम लोग दो सिचुएशंस में कर सकते हैं। एक तो एम्प्टी शेड, जब आपका क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन प्रोग्राम जब चल रहा है तब जाके आप पाइपलाइन क्लीनिंग कर सकते हो और इन प्रेजेंस ऑफ बर्ड कर सकते हो। जब एम्प्टी शेड में पाइपलाइन क्लीनिंग करना है तो एक्वामैक्स आपको 5% सोल्यूशन यूज़ करना पड़ेगा। 5% मतलब 50 ml 1 लीटर पानी में एक्वामैक्स लेना है और उसको पाइपलाइन का डायमीटर और पाइपलाइन का लेंथ वो उसमें कितना पानी बैठता है वो मेजर करके उसमें आपको एक्वामैक्स डालना पड़ेगा। तो हम लोग एक एग्जांपल की तरह से इसको देखते हैं। हाफ इंच का पाइपलाइन अगर 100 फीट का है आपके पास तो उसमें 5 लीटर पानी बैठेगा और आपको एक्वामैक्स 5% के हिसाब से 250 ml लगेगा। और 3/4 इंच का अगर पाइपलाइन होगा तो उसमें 100 फीट के पाइपलाइन में 11 लीटर पानी बैठेगा और 550 ml आपको एक्वामैक्स लगेगा। और अगर 1 इंच का पाइपलाइन है तो उसमें 20 लीटर पानी बैठेगा और 975 ml आपको एक्वामैक्स लगेगा। तो उससे आपको पाइपलाइन क्लीन हो जाएंगी और आपका वाटर सैनिटाइज़र जो आप यूज़ कर रहे हो BBCO2 टैबलेट जैसा वो 100% काम करेगा। अगर आपको रेगुलर वाटर सैनिटेशन के लिए आपको देखना है तो उसमें BBCO2 टैबलेट 10 ग्राम का एक टैबलेट 2000 लीटर के लिए 100% अच्छे से काम करता है। और जब आपको इन बिटवीन अगर कहीं वाटर सैनिटेशन स्टार्ट करना है, आपको चेंज करना है वाटर सैनिटाइजर, तो BBCO2 टैबलेट 1 टैबलेट 1500 लीटर के लिए 5-6 दिन के लिए आप यूज़ कीजिए और उसके बाद वही टैबलेट 2000 लीटर के लिए आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपका टैंक कैपेसिटी अगर छोटा होगा मतलब 500 लीटर या 1000 लीटर का टैंक कैपेसिटी होगा तो उसमें आप एक टैबलेट 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके रखिए और वो हिसाब से वो 1 लीटर पानी आपको 2000 लीटर में आएगा, आधा लीटर पानी आपको 1000 लीटर के लिए आएगा और 1/4 लीटर आपको 500 लीटर के लिए आ जाएगा। तो वाटर सैनिटेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डूज एंड डोंट्स जिसको बोलते हैं। कुछ चीज़ें करनी चाहिए और कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं वाटर सैनिटेशन प्लान करते वक्त करने जैसी, तो उसको अगर हम लोग देखेंगे तो रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ माइक्रोबियल एंड केमिकल क्वालिटी ऑफ वाटर, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद डोज स्टैंडर्डाइजेशन सैनिटाइज़र का करना चाहिए, मतलब कौन से डोज में आपके वाटर क्वालिटी को सैनिटाइज़र काम करता है वो आप लैबोरेटरी की हेल्प लेके आप कर सकते हो। उसके बाद वाटर लाइन थोरोली क्लीन और सैनिटाइज करनी चाहिए रेगुलर इंटरवल में। उसके बाद बायोफिल्म को भी फ्लशिंग करना चाहिए, तो बायोफिल्म का फॉर्मेशन नहीं होगा पाइपलाइन के अंदर। हाई क्वालिटी एसिडिफायर आप यूज़ कर सकते हो अगर आपका वाटर एसिडिफिकेशन और गट एसिडिफिकेशन करना है तो टू अचीव द डिज़ायर्ड pH लेवल। और उसके बाद फिल्टर अगर आपने लगा दिया पाइपलाइन सिस्टम के लिए तो उसमें आपको सेडिमेंट बिल्डअप वगैरह भी कम हो जाएगा। उसके बाद ड्रिंकर्स और निपल्स का हाइट करेक्ट लेवल पे होना चाहिए तो वाटर कंजम्पशन मेंटेन होगा, डिहाइड्रेशन का इश्यूज नहीं आएगा। और जहाँ पर भी पाइपलाइन में जहाँ पर भी जॉइंट्स वगैरह है वहाँ पर अगर लीकेज वगैरह हो रहा है तो वो आपको फिक्सअप करना चाहिए, तो वहाँ से भी आपको इन्फेक्शन जाने का चांसेस कम रहेंगे। और दूसरी कौन सी चीज़ है जो नहीं करनी चाहिए, तो पहले इम्पॉर्टेंट है पुअर क्वालिटी वाटर, जिसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है वो पानी आप यूज़ नहीं करना चाहिए। जेनरिक प्रोडक्ट कोई भी हो, या जैसे कि क्लोरीन हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, जिसका आपको कॉन्सेंट्रेशन का पता नहीं है और जिसका आपको डोज का पता नहीं है, वो ऐसे वाले केमिकल्स कभी भी यूज़ नहीं करने चाहिए, उससे नुकसान ही ज़्यादा होता है। उसके बाद अंडर डोसिंग सैनिटाइज़र का कभी नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने डोज स्टैंडर्डाइजेशन की बात की, तो वो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एक्सपोज टू डायरेक्ट सनलाइट, मतलब जो भी आप सैनिटाइज़र या प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो वो कभी भी डायरेक्ट सनलाइट को एक्सपोज नहीं होना चाहिए। और वाटर सैनिटेशन कभी भी ड्रिंकिंग वाटर वैक्सीनेशन के टाइम पे यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये सब मैंने वाटर सैनिटेशन के बारे में बताया। कुछ आपको अगर इसके ऊपर कुछ शंकाएँ होगी तो आप डेफिनेटली वेनवर्ल्ड के लोकल वेनवर्ल्ड की टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।